अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक जो कि है ऑडिट प्रोग्राम और उसकी लिस्टिंग। हम आज बात करेंगे लिस्टिंग के ऊपर। इससे पहले हम पर्पस पे बात कर चुके थे कि इस ऑडिट प्रोग्राम का क्या पर्पस है। आज हम उसकी लिस्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि ये कौन कौन से हेड्स के ऊपर हम क्या क्या ऑडिट प्रोग्राम के अंदर प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये इनकम स्टेटमेंट या इनकम समरी लिखी है, पूरी की पूरी ड्राफ्ट करके लिख दी है और बैलेंस शीट भी लिखी है। तो इसके अंदर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इन हेड्स के ऊपर क्या क्या काम होता है और ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह से इसके अंदर बनाए जाते हैं और अप्लाई किए जाते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स के अंदर आप क्या बोलते हैं, आप सबसे पहले उसके अंदर कास्टिंग देखते हैं। कास्टिंग का मतलब क्या है कि जो नंबर्स आ रहे होते हैं हर सेल्स की, ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उसकी एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोग क्लब करके इधर लिखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, आपकी कास्टिंग आप चेक कर लेते हैं। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके अंदर तो डिटेल आपके प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल वाइज बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं ऑडिट के अंदर और वो सेल्स के अंदर। दूसरी बात क्या है कि सेल्स जो है वो या तो क्रेडिट पे होगी या कैश पे होगी। तो क्रेडिट और कैश सेल्स के प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। जैसे कैश के अंदर आपका कैश रिसीव्ड हुआ है अगेंस्ट सेल्स, क्योंकि डबल एंट्री के अंदर हम कैश और सेल्स को वो करते हैं, डबल एंट्री करते हैं, तो उसके अंदर हमें कैश का आइटम भी पूरा होना चाहिए और सेल्स का आइटम भी हमें चेक करना चाहिए कि कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई भी या नहीं हुई भी। तो इसका मतलब है कि हम उसका कंप्लीटनेस चेक करते हैं। कंप्लीटनेस मतलब कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस जो सेल्स के अंदर हुई हैं वो हमने रिकॉर्ड की हुई हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इनकम समरी के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही, उसकी कंप्लीटनेस चेक करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम सेल्स के अंदर कवर कर ली हमने। दूसरी बात क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, जो आपने बेची है उसके ऊपर जो एक्सपेंस लगा है, मेजर एक्सपेंस लगा है, जैसे आपका परचेजेस आ गया। परचेजेस जो है वो डायरेक्ट हिट करता है किसको, सेल्स को, क्योंकि आपने माल खरीदा होता है और उसी माल को आगे बेचा होता है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, उस रिलेटेड परचेज को बेचने के लिए जो आपने अखराजात लिए होते हैं, अखराजात किए होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मेजर जो पार्ट आता है वो आपका परचेजेस का आता है। परचेजेस होती है, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसके हिसाब से फिर हम उसकी कैलकुलेट करते हैं फिगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो उसके अंदर जो परचेजेस होता है हम उसके अंदर भी ये चीज़ चेक करेंगे कि वो कास्टिंग करता है नहीं करता। तकरीबन सारी की सारी चीज़ें आइडेंटिकली होती हैं, सेम ही अप्लाई हो रही होती हैं, लेकिन उसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज भी हो जाती हैं परचेजेस के अंदर। जैसे परचेज के अंदर परचेज इन्वॉइसेस भी देखी जाती हैं। सेल्स के अंदर तो हम लोग सेल्स इन्वॉइस जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन परचेजेस के अंदर आप दूसरों से इन्वॉइस ले रहे होते हो तो आप इन्वॉइस देख लोगे परचेज की कि वो सही आपकी सेल्स रिकॉर्ड हुई, परचेज रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं हुई भी। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि इसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई हम लोग प्रोसीजर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम ये दो चीज़ों के ऊपर तो प्रोसीजर अप्लाई कर चुके होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो फिगर आएगी वो हमारी करेक्टेड फिगर आएगी, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई मसले होंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी मसले होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन है या मेनली सब्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग किसकी, सेल्स की और कॉस्ट ऑफ सेल की। कि सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, अगर ये दोनों चीज़ें हमने सही तरीके से इसके ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई कर दिए, हमने चेक कर लिए कि ये सही रिकॉर्ड हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, तो उसके बाद तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही निकल आता है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई ऑडिट प्रोग्राम नहीं लगाते या कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई करते। इसी के बाद हम अगर आ जाएं एक्सपेंसेस के ऊपर, तो एक्सपेंसेस के अंदर हमारे 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिन है, सेलिंग है, ऑपरेटिंग है। इसके अंदर वास्ट डिटेल होती है कि कौन कौन से एडमिन होते हैं, कौन कौन से सेलिंग होती हैं। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एडमिन एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होते हैं, जो आपका ऑफिस वगैरह होते हैं, उसके अंदर जितने एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन भी अलग अलग तोड़ तोड़ के आ रही होती है। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो वही है कि जो हम फिक्स एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो भी इन चीज़ों के अंदर आ रही होती है अलग अलग, क्योंकि एडमिन के अंदर अलग इस्तेमाल हो रही होती है, सेलिंग के अंदर अलग इस्तेमाल हो रही होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एडमिन एक्सपेंस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। एक्सपेंसेस के ओवरऑल तो एक ही प्रोसीजर होते हैं, लेकिन हम अलग अलग प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। फर्ज करें इसके अंदर हमने जैसे मिसाल दी है, इसके अंदर एडमिन एक्सपेंस के अंदर आपका रेंट आ गया।
रेंट की अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर रेंट के एग्रीमेंट्स ले लेंगे कि रेंट का एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, और उसके अंदर जो उसका एक्सपेंस आ रहा है, रेंटल एक्सपेंस जो एग्रीमेंट के अंदर शो हो रहा है, वो आपका शो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपने एक्सपेंस सही रिकॉर्ड किया है या नहीं किया हुआ, और उसके अंदर जो आपने पेमेंट की होगी, जैसे आपने रेंट की एक्सपेंस आपने बैंक से दी होगी या तो कैश से दी होगी, तो हम उसको भी चेक करेंगे कि वो बैंक के थ्रू सही जा रही है, पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या कैश के थ्रू आपने कैश वाउचर बना के उसकी पेमेंट की है या नहीं की। तो ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर देख लेंगे रेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका सेलिंग एक्सपेंस के अंदर आ गया, तो आपका सेलिंग एक्सपेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादातर यूज़ होता है, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये सेलिंग के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर क्या चीज़ें मैंने बताई आपको, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है बेटा, इसके अंदर यही चीज़ होती है जो हम सेलिंग करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं, या हमारा कोई अपना डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हमने बजट एलोकेट किया होता है। बजट की मैं बात करूं तो वो एक एक्सपेंस होता है जो आपने एलोकेट किया होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि वो इस हद तक एक्सपेंस इंकर कर सकता है फॉर सेलिंग, या बेचने के लिए, जो भी आपका माल बेचने के लिए जितनी भी एडवर्टाइजमेंट करनी है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही करेगा, उससे बाहर वो अलाउ नहीं करता, और उसका बजट जो है वही डिसाइड करता है कि वो कितना एक्सपेंस करेगा। तो वो चीज़ हम अलाउ करते, किस तरह से हम चेक करेंगे उसको, जो अलाउ किया हुआ है हम उसके ये देखते हैं अप्रूवल क्या आई है, जैसे बोर्ड अप्रूवल देता है, या मैनेजमेंट, टॉपर मैनेजमेंट जो होती है, जो अपर मैनेजमेंट होती है, वो आपको अलाउ करती है कि आप इतना एक्सपेंस करो, तो हम उनका अप्रूवल ले लेते हैं, उनकी पॉलिसीज़ देखते हैं, और उसके अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, और कि हमने पेमेंट की है, मतलब हमने जो एडवर्टाइजमेंट की हुई है उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है नहीं चल रही, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है वो एग्रीमेंट है या नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है, सेलिंग के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों एडमिन और सेलिंग जो है उसी को ऐड करेंगे तो वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो डिफरेंस है वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कोई अब प्रोसीजर अप्लाई नहीं करने होते। इसी तरह से ये चीज़ें भी ऑपरेटिंग के अंदर काउंट होती हैं, तो इन दोनों के अगर आपने प्रोसीजर्स अप्लाई कर लिए तो वो चीज़ आपकी ऑपरेटिंग के अंदर नहीं आएगी, ऑपरेटिंग का आपको अलग से प्रोसीजर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो क्या बात हो गई कि यहाँ पर भी ऑपरेटिंग के ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं आ रहा, जैसे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करें तो टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्सेशन आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है जो कि आप इंकर करते हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को दे रहे होते हो। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमारे गवर्नमेंट चालान बनते हैं। चालान किस तरह से बनते हैं कि एक गवर्नमेंट रिसिप्ट देती है आपको, या स्लिप देती है कि आपने इतना टैक्स पे कर लिया। हम वो रिसिप्ट्स चेक करते हैं कि वो आपको गवर्नमेंट ने दी है या नहीं दी, आपने प्रॉपर टैक्स दिया है या नहीं दिया। हम क्या करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक कैलकुलेशन करते हैं कि आपने इनकम सही निकाली है, ग्रॉस प्रॉफिट सही निकाला है, आपने एक्सपेंसेस सही बुक किए हैं, उसके बाद आपने इसका जो प्रॉफिट निकाला है उसके ऊपर जो आपने टैक्स दिया है वो टैक्स की कैलकुलेशन मैच कर रही है नहीं कर रही, आपने कोई कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ह्यूमन एरर भी हो सकता है, या कोई आपका इंटेंशनली भी एक्ट हो सकता है, फ्रॉड के जुमरे में भी आ सकता है। तो वो चीज़ तो हम जजमेंट के ऊपर छोड़ते हैं अपनी, कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जब उसकी जजमेंट के हिसाब से हम उसके ऊपर ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करिए, हमने इसके अंदर क्या होते हैं, चालान आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट के चालान होते हैं, गवर्नमेंट चालान, सही है। और इसकी कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन होती है, ज़्यादातर एनबीपी होता है इसका, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हम पेमेंट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि पेमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई फेक पेमेंट दिखाई है और आपको इस तरह से कोई चालान आपने फेकली जनरेट किया है। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पेमेंट भी चेक कर रहे होते हैं, तो हम पेमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं इसकी। वो किससे करते हैं, बैंक स्टेटमेंट से। जैसे कि गवर्नमेंट चालान और पेमेंट वेरिफिकेशन की हमने बात कर ली है, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से पूरे हेड्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, पूरे हेड्स कवर हो गए। इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट की आ रही है उसके ऊपर भी हम कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हर एक पर्टिकुलर हेड के ऊपर प्रोसीजर अप्लाई कर दिए थे। तो ये सबका सम और टोटल होकर एक नेट प्रॉफिट आपकी फिगर आती है, जो कि आपकी नेट प्रॉफिट की फिगर है, उसको आपको उसके ऊपर प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आपकी कोई प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं होंगे। आपको कभी भी ऑडिट प्रोग्राम नेट प्रॉफिट का नहीं मिलेगा, आपको ऑडिट प्रोग्राम मिलेगा एक्सपेंसेस का, सेलिंग एक्सपेंसेस का मिलेगा, एडमिन एक्सपेंसेस का मिलेगा, और ये सेल्स का मिल जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर परचेजेस का मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मिल जाएगा।
ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोग्राम्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी नेट प्रॉफिट का ऑडिट प्रोग्राम नहीं मिलेगा, ना आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कोई ऑडिट प्रोग्राम मिलेगा। तो ये तो हमने इनकम समरी की बात की है। तो आए चले हम बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, वो अप्लाई करने से हमें ऑडिट प्रोसीजर्स हम किस तरह से उसको वेरीफाई करते हैं और ये ऑडिट प्रोग्राम्स के किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेके चलें तो फिक्स एसेट की बात करें। फिक्स एसेट आप जैसे जानते होंगे, अकाउंटिंग आपका एक बैकग्राउंड है, उसमें ना अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा कि फिक्स एसेट क्या है, जो आपकी चीज़ें पर्टिकुलरली 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रही होती हैं, और वो मशीनरी के तौर पे भी हो सकती हैं और अलग तरीके की कैपेसिटी भी हो सकती है, लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह भी हो सकती है, जो फिक्स एसेट के अंदर आता है। अच्छा, फिक्स एसेट की अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट के अंदर भी आपकी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके अंदर हम अलग तरीके के अजर्शंस होते हैं, लेकिन अजर्शन की अगर हम बात करूँ तो ये आपके लेवल पे नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसी बात कर रहा था आपसे कि अजर्शन जो होते हैं वो बेसिकली हर हेड को चेक करने के लिए एक उसका टाइमलाइन होती है कि एक चीज़ होती है कि जिसके ऊपर हम चेक कर रहे होते हैं कि वो चीज़ कंप्लीटली है, रिकॉर्डेड है, नहीं है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, नहीं है। ये अजर्शंस आपके इतने लेवल पे नहीं है, लेकिन फ्यूचर शायद आपसे मैं डिस्कस करूं इसके बारे में डिटेल में। लेकिन अब तक यहाँ तक आप जो है इस चीज़ को समझ लें कि फिक्स एसेट के अंदर वो अजर्शन भी इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिक्स एसेट के अंदर क्या चीज़ें हैं, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये चीज़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। मतलब जितने आपके फिक्स एसेट्स आ रहे हैं आपकी विन सिटी के अंदर, आपकी जगह के अंदर, आपके पूरे के पूरे एरिया के अंदर, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसके अंदर जितने भी आपके सारे के सारे फिक्स एसेट हैं वो आपने कंप्लीटली रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उसका टोटलिंग चेक करेंगे। टोटलिंग की बात करें, टोटलिंग की अगर बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, टोटलिंग आपका कास्टिंग हो गई। कास्टिंग की मैं आपको बात कर चुका हूं कि उसकी टोटलिंग चेक करेंगे कि जो आपका शेड्यूल बनता है, एक फिक्स एसेट का एक शेड्यूल बनता है, उस शेड्यूल के अंदर आपकी टोटलिंग हो रही है नहीं हो रही। शेड्यूल के अंदर मैं वही चीज़ें आपको बता देता हूँ कि फिक्स एसेट की चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे लैंड की आ रही होती है, बिल्डिंग आ रही होती है, आपने कोई मशीनरी परचेज की है वो आ रही होती है, कार होती है, वो सारी की सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आइटम आ रही होती हैं। उसका ओपनिंग कॉस्ट आ रही होती है, उसके बाद उसका एडिशन आ रहा होता है, डिलीशन आ रहा होता है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग कॉस्ट आ रही होती है, क्लोजिंग वैल्यू क्या है, फिर उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आ रही होती है, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली उसका डेप्रिसिएशन भी आ रही होती है। तो ये एक पूरा शेड्यूल बनता है फिक्स एसेट का। हम उस शेड्यूल के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी प्रोसीजर्स अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं कि एक एक डेप्रिसिएशन भी चेक करें, उसका रेट भी चेक करें। तो उसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स एसेट के अंदर आपका डेप्रिसिएशन भी चेक होगी। डेप्रिसिएशन चेक होगी तो इसका मतलब है कि आपका क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन यहाँ आपने चेक की, यहाँ आपने चेक कर ली, इसके बाद यहाँ पे आपकी डेप्रिसिएशन सही निकल आई। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपने एक्सपेंस किया था डेप्रिसिएशन की, यहाँ जो मैंने बात की थी डेप्रिसिएशन की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो डेप्रिसिएशन आपने तोड़ तोड़ के डाली होगी, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन सही है तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट सही होगी। तो यहाँ पे आपको एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट कर ली तो यहाँ की फिगर भी सही हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन की जैसे मैंने बात की, तो उसके रेट्स वगैरह चेक करते हैं, उसके रेट्स भी हैं, उसकी भी कास्टिंग चेक करते हैं, उसकी भी टोटलिंग सही हुई है नहीं हुई, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग फिक्स एसेट में चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हैं, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप, या आपने इशू नहीं की होती है, जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो आपका एसेट बन जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देगा। शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म अगर खरीदे हुए तो उसके अगेंस्ट आपको डिविडेंड भी मिलता है और उसकी शेयर की एप्रिसिएशन भी होती है, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, तो वो आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। उसके ऊपर भी आपके ऑडिट प्रोसीजर्स अलग अलग अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे हम शेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर सीडीसी के अंदर होते हैं इशू, मतलब आप डायरेक्टली उसको सेल आउट नहीं करते, आपका एक बैंक होता है, जिस तरह से हमारा कैश वगैरह रखा जाता है उस तरह से एक बैंक है जो कि सीडीसी कहलाता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। वो आपकी क्या करती है, आपके शेयर्स को रखती है। आप अपने नाम से उधर एक अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पे सारे के सारे शेयर्स आपके आ रहे होते हैं जितना आपने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं कि हम चेक करते हैं कि उनके अंदर जितने भी शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जितने भी बॉन्ड्स लिए हुए हैं, वो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी किस में आ रही होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हम उसका टोटल किससे चेक करते हैं, इस टोटल से जो कि इसने बैलेंस शीट में दिखाया होता है। किसी भी बंदे ने अगर बैलेंस शीट के अंदर ये टोटलिंग दिखाई हुई है तो हम इसको सीडीसी के अकाउंट से चेक करेंगे। हम उसकी कैश की ट्रांजैक्शन चेक करेंगे जो उसने परचेज किया है। अगर उसने परचेज किया है बैंक के थ्रू तो बैंक की ट्रांजैक्शन देखेंगे, बैंक की स्टेटमेंट देखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन आ गई सबसे पहले, सही है, पेमेंट वेरिफिकेशन।
पेमेंट वेरिफिकेशन में आपका बैंक स्टेटमेंट से आप पेमेंट वेरिफिकेशन कर लोगे। उसके बाद आ गई आपकी सीडीसी की इन्वेस्टमेंट, आपकी सीडीसी की स्टेटमेंट आ गई। सीडीसी की स्टेटमेंट की बात करें तो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया कि सीडीसी होता क्या है, उसकी स्टेटमेंट होती क्या है, और वो सारी की सारी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपकी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, हम उसकी कोटेशन भी ले लेते हैं। अब कोटेशन की मैं बात करूँ तो आपको समझाता हूँ कि कोटेशन होता क्या है। कोटेशन ये चीज़ है कि PSX, आपने नाम सुना होगा, अभी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत बड़ा इदारा है, इसमें ट्रेडिंग होती है शेयर्स की। तो इसके अंदर आपकी क्या होती है कि आपकी एक वैल्यूज़ आ रही होती हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपका कितने का शेयर है। तो हम 30 जून के ऊपर जितनी अमाउंट होती है, जितनी वैल्यू होती है 30 जून, या जो भी उसका रिस्पेक्टिव एंडिंग है, रिपोर्टिंग पीरियड है, 30 जून भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, अलग अलग ईयर एंड होते हैं। उस ईयर एंड के ऊपर क्या वैल्यू थी उस शेयर की, वो वैल्यू जो है वो इधर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मतलब उस वैल्यू को हम इस सीडीसी के स्टेटमेंट से भी वेरीफाई करते हैं, और वो वैल्यू का टोटल जो होता है वो हम इधर भी दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम 3-4 जगहों से उस चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं, क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि वो अमाउंट सही आ रही है नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है कि मिस्टेक कर ली कोई, या कोई इंटेंशनली आपने इन्वेस्टमेंट या इस चीज़ को में धोखा या फ्रॉड का आंसर आ गया। तो ये चीज़ें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। तो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टॉक और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री है। स्टॉक और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात करें तो ये एक ही चीज़ है, सिर्फ इसके दो नाम है, कहीं स्टॉक बोलते हैं और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर यही है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आपका, जो आपका आखिरी में स्टॉक बचा हुआ होता है, जो आपने खर्च नहीं किया होता, आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। उसकी जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द आपका ईयर एंड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम फिजिकल स्टॉक काउंट भी कर रहे होते हैं। फिजिकल स्टॉक काउंट का मतलब क्या है कि हमारी एक टीम जाती है, वहाँ पे जितनी भी वेयर हाउस के अंदर चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उसको वो काउंट कर रहे होते हैं कि वो अमाउंट जो अमाउंट इन्होंने इधर रिफ्लेक्ट की हुई है, उसकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है नहीं है, उस वेयर हाउस के अंदर वो चीज़ें हैं या नहीं है, वो एक एक करके हम काउंट कर रहे होते हैं। और उसकी एक शीट्स मिलती है हमें, सिस्टम जनरेटेड शीट मिलती है, हम उसको कंपेयर करते हैं इससे, और उसके अंदर जो चीज़ें जो अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो उसकी एडजस्टमेंट करवाते हैं, वरना अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो हम उस अमाउंट के साथ एग्री कर लेते हैं। तो हम इसको ज़्यादातर किससे चेक कर रहे होते हैं, फिजिकल स्टॉक काउंट से चेक कर रहे होते हैं, फिजिकल स्टॉक काउंट, सही है, फिजिकल स्टॉक काउंट भी चेक कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ कहाँ है, जब हम परचेजेस के अंदर बात कर रहे थे तो हम एक वर्किंग करते हैं परचेजेस की जब हम वर्किंग कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ सेल की जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर परचेजेस भी आता है। तो उस परचेजेस के अंदर से जो क्लोजिंग स्टॉक निकलता है उसकी वैल्यू भी हम इससे क्रॉस रेफरेंस करते हैं। तो ये कैलकुलेशन होती है। इसके अंदर भी हम कास्टिंग कर सकते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं। जैसे हमने बात की है इन्वेंट्री की, उसको कंक्लूड कर दिया है कि फिजिकल स्टॉक काउंट होता है और उसकी कास्टिंग कैलकुलेशन होती है। जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम बता रहे होते हैं परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम दोबारा से करते हैं, रिकैलकुलेशन करते हैं, ताकि हमें एक अमाउंट मिल जाए जो कि स्टॉक की जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अकाउंट रिसीवेबल की बात करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें आ गई कि आपकी जो सेल हुई है क्रेडिट के ऊपर जो सेल हुई है उसके अगेंस्ट आपकी जो डेटर्स, आपके जो अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुए हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर दिखाते हैं एज एन एसेट, क्योंकि वो एक साल के अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको पैसा मिल जाता है। तो हम उसको करंट एसेट्स में दिखाते हैं और एसेट साइड में इधर दिखा रहे होते हैं। और दूसरी बात ये बता दूं कि ये पार्टीज़ जो हैं इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्फर्मेशन भिजवाते हैं, क्योंकि ये पार्टीज़ होती हैं, इंडिविजुअल पर्सनस होते हैं, तो हम इनको किस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसके अंदर है कन्फर्मेशन भी भिजवा सकते हैं। कन्फर्मेशन के सेंस में एक लेटर होता है जिसके अंदर एक अमाउंट लिखी जाती है कि ये अमाउंट आपसे पर्टेन करती है या नहीं करती, आपको पैसे देने हैं या नहीं देने, ये सारी की सारी अमाउंट लिखी जाती है। उसके अंदर सारी लफाजी लिखी जाती है कि आपके पास ये अमाउंट है और ये सेल्स के अगेंस्ट आपकी जितनी भी परचेज हुई है इसके अंदर अमाउंट, आपकी जितनी भी सेल्स हुई है इसके अंदर जो अमाउंट आपकी आ रही है वो आपके अमाउंट कंफर्म्ड करता है वो किसके थ्रू, कंफर्मेशन के, और वही अमाउंट आपकी कहाँ, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो वो कंफर्मेशन एक आपका बहुत अहम एक वेरिफिकेशन होती है। सही है दोस्तों। तो आपका कंफर्मेशन की बात कर ली आपकी।
दूसरी बात अगर हम करें तो एजिंग की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको एजिंग के अंदर बताया गया था, सर अमजद नियाज ने आपको सिखाया था कि एजिंग किस तरह से बनती है, तो उसी के अंदर अगर हम बात करें तो एजिंग क्या होती है, एक एक जिस तरह से उसकी सेल हुई होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर डेज आ रहे होते हैं कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर कितने हैं डेटर्स, फिर सेकंड 30 डेज के अंदर कितने हैं, 60 to 90 कितने हैं, और कितने बेड डेट उसमें कितना कैलकुलेट होगा, प्रोविजन क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एजिंग से भी आप ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि वो टोटल डेटर्स आपके एजिंग के अंदर आ रहे होते हैं, वो टोटल डेटर्स आपके यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी आने चाहिए। तो हम क्या दूसरी बात कर रहे हैं, एजिंग की। एजिंग भी आपने लेनी होती है ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपकी प्रोविजन इन अगेंस्ट विद अकाउंट रिसीवेबल सही हुई है या नहीं हुई, और आपके अकाउंट रिसीवेबल जो एक्टिव हैं वो आपके सही रिकॉर्ड हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में, ईयर एंड के बाद भी 2-3 महीने की हम स्टेटमेंट लेते हैं और उसके अंदर हम पैसे चेक कर रहे होते हैं कि वो पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे जो आपके अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड पे खड़े हुए थे। एजिंग से हमें पता चल जाता है कि अगले 30 दिन में किसके पैसे आने वाले हैं या अगले 60 दिन में किसके पैसे आने वाले हैं, तो हम उस बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करते हैं कि वो पैसे आए हैं या नहीं आए। तो आपकी एक वेरिफिकेशन किसकी हो गई, दोबारा हम बैंक वेरिफिकेशन करते हैं, बैंक वेरिफिकेशन। तो आपकी बैंक की वेरिफिकेशन तकरीबन हर जगह पे होगी जहां पर आपकी पेमेंट भी देखी जाएगी, रिसिप्ट भी देखी जाएगी। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक तरह से बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन होती है जो हर हेड के अंदर हम तकरीबन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल भी यहाँ तक कवर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर है मेनली शेयर कैपिटल जो आपने ओनर्स ने आपके इन्वेस्ट किया होता है किसके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं या इवन प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं उसके अंदर शेयर कैपिटल आ रहा होता है जो उसके ओनर्स होते हैं, जो उसके डायरेक्टर मैनेजमेंट होती है या जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होता है और उसके अंदर उनकी शेयर होल्डिंग होती है, मतलब उनका पार्ट होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारी की सारी कहाँ फॉल कर रही होती है, आपकी शेयर कैपिटल के अंदर। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि हम जो शेयर्स होते हैं, जो आपके शेयर्स हैं जो आपने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं कहाँ पर, SECP के अंदर, जिसका फॉर्म A या फॉर्म 29 जा रहा होता है। ये आपके लेवल की इतनी बात नहीं है, फॉर्म A फॉर्म 29 सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ कि शेयर कैपिटल के अंदर आपकी एक SECP के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो रेगुलेट कर रहा होता है उस चीज़ को कि उसके अंदर आपके वो शेयर्स आए हैं या नहीं आए हुए, आपके उतने शेयर्स हैं या नहीं हैं। ये सारी की सारी हम शेयर कैपिटल के अंदर चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम दूसरी बात करें अगर लायबिलिटी की, तो वो अकाउंट पेबल की बात करते हैं। अकाउंट पेबल का मतलब वही है जो अकाउंट रिसीवेबल का उलट होता है। इस तरह से मैं बोलूँगा तो ये गलत हो गया। अकाउंट पेबल क्या होता है, अकाउंट पेबल वो होता है जो आपने परचेजेस किए हैं। परचेजेस क्या, जो यहाँ पर आई हैं आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, जो परचेजेस आई हैं उसके अगेंस्ट आपका अकाउंट पेबल जो है वो जनरेट हुआ होगा। इसी तरह का प्रोसेस हमने कहाँ देखा है, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, जिसके अंदर सेल्स हो रही थी तो आपका अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहा था। इसी तरह से परचेजेस हो रही हैं, इसके अगेंस्ट आपका अकाउंट पेबल जनरेट हो रहा है। अच्छा, अकाउंट पेबल की अगर हम बात करें तो अकाउंट पेबल के अंदर भी यही प्रोसीजर्स होते हैं जो हम कन्फर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्फर्मेशन इसके अंदर भी भेजी जाती है क्योंकि हम चेक कर रहे होते हैं कि इंडिविजुअल पार्टी का वो पैसे हमें देने हैं या नहीं देने हैं। हम ये कंफर्म कर रहे होते हैं कि इस कंपनी को, उस पर्टिकुलर या उस इंडिविजुअल को जिनसे उन्होंने परचेज की है, उनको सप्लायर को पैसे देने हैं, इतने ही पैसे देने हैं जितने इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसने अंडर स्टेट किया हुआ है, पैसों को छुपाया हुआ है। तो इस तरह से हम उसको कंफर्मेशन भी भिजवाते हैं और इसके अंदर भी हम सब्सिक्वेंट इसकी चेक कर रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट से। जैसे हमने रिसीवेबल में चेक की कि सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या चेक किया कि उसको पेमेंट जा रही है या नहीं जा रही, तो वो चीज़ें आपकी इधर दोबारा आ जाएंगी। इसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ, एजिंग वगैरह भी इसमें आ जाती है। तो इसके अंदर आपकी पेबल की चीज़ें भी तकरीबन अकाउंट रिसीवेबल की जैसी ही होंगी। इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आप पेमेंट साइड देख रहे होगे अकाउंट पेबल के अंदर और रिसिट साइड देख रहे होगे आप अकाउंट रिसीवेबल के अंदर। तो आपका ये दोनों चीज़ें इस तरह से वेरीफाई हो गई अकाउंट रिसीवेबल, अगर अकाउंट पेबल की बात करें तो। इसके बाद अगर हम बात करें तो अक्रूड लायबिलिटीज़ की आ जाती है बात। अच्छा, अक्रूड लायबिलिटीज़ को हम थोड़ा बहुत मैं समझाऊँ तो ये क्या चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली वो एक्सपेंसेस हैं जो ईयर एंड के ऊपर पेबल होते हैं। ईयर एंड के ऊपर पेबल होते हैं मतलब उसका एक्सपेंस तो आप रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, उसकी पेमेंट आपकी बाकी होती है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है इसके अंदर, जो ईयर एंड के ऊपर आपको बिल तो रिसीव हो जाता है, आप एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आप पेबल रिकॉर्ड कर देते हैं कि आपने अभी पेमेंट नहीं की, आप पेमेंट करोगे जब आपका बिल आएगा। तो जब एक्चुअली बिल रिसीव हो जाता है उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर देते हैं।
तो वो चीज़ें हम ईयर एंड के बाद भी इसके अंदर सब्सिक्वेंट चेक करते हैं अकाउंट अक्रूड लायबिलिटीज़ के अंदर भी। तो वही चीज़ है कि इसके अंदर भी हम क्या चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट सब्सिक्वेंटली चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट से इसकी पेमेंट चेक करेंगे कि ये सब्सिक्वेंटली क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फेक एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये अक्रूड लायबिलिटीज़ के अंदर भी चेक कर लेंगे हम। इसकी हम लिस्टिंग ले लेंगे कि कौन कौन सी लिस्ट है, इसकी ब्रेकअप क्या है, क्योंकि अक्रूड लायबिलिटीज़ इज अ बंच ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं जो पेबल एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके अंदर हम उसका ब्रेकअप भी देखना चाहेंगे कि ब्रेकअप क्या होता है। तो दूसरी बात क्या आ गई, हम इसका ब्रेकअप भी देख लेंगे, ब्रेकअप ऑफ अक्रूड लायबिलिटीज़। सही है। तो ब्रेकअप हम इसका देख लेंगे तो इसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आ गए, उनका टोटल, उसकी कास्टिंग करेंगे, वही टोटलिंग करेंगे, उसका अमाउंट मैच करेंगे कि वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसकी हम लोग किस तरह से सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन करेंगे बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, उसकी पेमेंट जा रही है या नहीं जा रही। तो ये दोस्तों मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम बताए हैं कि किस तरह से ऑडिट प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, उसके प्रोसीजर्स किस तरह से सेट किए जाते हैं, और हर हेड को मद्देनज़र रख के हर हेड के ऊपर काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल ऑडिट करके आ जाते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से, ऐसी बात नहीं है। आपको डिटेल में एक एक हेड देखना पड़ता है। लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी सैंपल लेते हैं हम पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन लेंगे तो हम पूरा साल बैठ के ऑडिट ही करते रहेंगे। तो ऑडिट का हमारा टाइम पीरियड भी कम होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम सैंपल वाइज लेते हैं, इसकी लिस्टिंग वगैरह ले लेते हैं, हर हेड के ऊपर काम भरपूर करते हैं ताकि हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक चीज़ चलती रहे, सेम हो हर काम, कोई बंदा हर चीज़ पे हर हेड पे सेम काम करे। हर टीम जो हर ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर जा रही है वो हर बंदा एक ही तरह से काम करे। इसलिए मेक श्योर करने के लिए हम ऑडिट प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ऑडिट प्रोग्राम बहुत डिटेल में मैंने समझाया और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।